गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉपिक चलेगा मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक है, जो दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक टॉपिक हम बात करेंगे आज कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी बात करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के इतिहास में और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद गोरी का नाम सुने हो बच्चों। मोहम्मद गोरी जो था वो काबुल से आया था यहाँ पे हिंदुस्तान में। और उस समय अजमेर के बादशाह कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हो ना आप? पृथ्वीराज चौहान। ये मिडाइवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास हम जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास को जानने से पहले थोड़ा सा इतिहास इसके प्रारंभिक या इसकी पृष्ठभूमि को भी देखा जाएगा। मोहम्मद गोरी का नाम, मोहम्मद गोरी जो था ये काबुल से मोहम्मद गोरी भारत में आता है। और उस समय राजपूताना के अजमेर का बादशाह कौन था? पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हैं? पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान के और भारत के अजमेर से लेकर दिल्ली तक का साम्राज्य विस्तारित था पृथ्वीराज चौहान का। 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। और 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी जो काबुल से आया था, काबुल से लाहौर, लाहौर से सियालकोट, सियालकोट से पंजाब और पंजाब से होता हुआ दिल्ली का प्रवेश द्वार पानीपत से दिल्ली के पास तराइन के मैदान में पहुंचा था। और वो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए हिंदुस्तान में आएगा। लेकिन प्रथम तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित होना पड़ता है। मोहम्मद गोरी को भागना पड़ता है और भागते हुए मुसलमानों का पृथ्वीराज चौहान पीछा नहीं करते हैं, उनको एक बार छोड़ दिया जाता है। राजपूत परंपरा जो होती है, परंपरा के अनुसार भागते हुए मुस्लिमों का और धोखे से वार नहीं करना, ये राजपूतों धोखे से वार नहीं करते थे। राजपूत जो थे आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे, चाहे उनकी तलवार चलती रहती है, चाहे उनकी गर्दन भी क्यों नहीं कट जाए, चाहे वो वीर गति को भी प्राप्त ना हो जाए। राजपूत जो थे वो अपनी आन बान शान के लिए हंसते हंसते मर जाते थे और अपने सिर कटा लेते थे, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी आन की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कभी भी वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। ये वही राजपूत है जो राजपूतों का इतिहास जब पढ़ोगे बच्चों तो राजपूतों की कहानी से तुम्हारे अंदर जोश और जज्बा फैल जाएगा। और देखिए 1192 ईस्वी में एक बार फिर मोहम्मद गोरी धोखे से आता है। मोहम्मद गोरी क्या आएगा बच्चों? धोखे से मोहम्मद गोरी धोखे से आएगा। और मोहम्मद गोरी 1192 ईस्वी में छल कपट से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की हरियाणा के सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी का राज हो जाता है। यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास शुरू होता है बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास यहीं से शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो क्या है? गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। किसके रूप में? गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। एक गवर्नर के रूप में ये भारत के प्रांतों के अंदर मोहम्मद गोरी के आदेशानुसार ये प्रांत के गवर्नर होते हैं। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी के भारत में तीन गुलाम होते हैं। और ये गुलाम वंश की हिंदुस्तान में एक गुलाम वंश की शुरुआत होती है। कौन से वंश की शुरुआत होती है? गुलाम वंश की शुरुआत होती है बच्चों, गुलाम वंश की शुरुआत होती है। और मोहम्मद गोरी कितने गुलाम छोड़ के गया था? मोहम्मद गोरी 3 गुलाम छोड़ के गया था। कितने? 3 गुलाम छोड़कर मोहम्मद गोरी जाता है। पहला 3 कौन है? ये एक था यलदोज ये
पहला गुलाम था यल्दोज। यल्दोज पहला गुलाम होता है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा ये दूसरे नंबर का गुलाम होता है। नासिरुद्दीन कुबाचा दूसरे नंबर का गुलाम होता है। और तीसरे नंबर का कुतुबुद्दीन ऐबक ये तीसरे नंबर का गुलाम है। कितने नंबर का गुलाम है? तीसरे नंबर का गुलाम है। हिंदुस्तान में देखिए बच्चों 1 2 3, पहला कौन है? यल्दोज है, दूसरा कौन है? नासिरुद्दीन है, तीसरा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। 3 है यहाँ पे। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद यल्दोज था, नासिरुद्दीन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। यहाँ यल्दोज जो है ये गजनी का होता है। यल्दोज कहाँ का होता है? ये गजनी, इसको गजनी का राज्य सौंप दिया जाता है। गजनी कहाँ है बच्चों? भारत के उत्तर पश्चिम में गजनी स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में गजनी स्थित है। और गजनी का कौन है? यल्दोज है। नासिरुद्दीन कुबाचा कहाँ का है? मुल्तान का क्षेत्र इसको मिलता है, नासिरुद्दीन कुबाचा को मिलता है। और दिल्ली का नाम बच्चों, जो दिल्ली विशेष रूप से दिल्ली किसको मिलेगी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रदेश मिलता है। यहाँ दिल्ली का प्रदेश किसको मिलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रदेश मिलता है। यहाँ 3 नाम मैंने बताया आपको। कितने नाम बताए? 3 नाम, यल्दोज, नासिरुद्दीन और कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 नाम बताए थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ इन दोनों के साथ मधुर और वैवाहिक संबंध रखा था। कैसा संबंध रखा था? मधुर और वैवाहिक संबंध रखा था। यहाँ देखिए पहला यल्दोज है और दूसरा नासिरुद्दीन कुबाचा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और मधुर संबंध स्थापित किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया था। और यल्दोज जो है पहले नंबर का, उसकी लड़की से उसने स्वयं विवाह किया था। देखिए यहाँ पे इसने अपना एक परिवार बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक परिवार बनाया था। ध्यान से देखिए बच्चों, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दूसरे नंबर के नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ, नासिरुद्दीन कुबाचा को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की सौंप दी थी, उसके साथ निकाह कर दिया था। और पहले नंबर का यल्दोज की लड़की से उसने स्वयं विवाह किया था। यहाँ क्या बनाया था? अपना एक परिवार बनाया था, एक वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था यहाँ पे। हालांकि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद यल्दोज और नासिरुद्दीन जो है पंजाब पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने विफल कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे एक गुलाम थे और एक गुलाम के रूप में ही इन्होंने शासन किया था। ये सुल्तान की पदवी उपाधि धारण नहीं की थी, सिंहासन पर नहीं बैठे थे, अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान से सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे, किसी प्रकार राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, सुल्तान नहीं बने थे। कहने का मतलब सुल्तान नहीं बने थे, नाम के सिक्के नहीं चलाए थे, कलमा नहीं पढ़वाया था। ये केवल एक गुलाम के रूप में ही दिल्ली के गुलाम वंश भी गुलाम वंश है, गुलाम वंश के ही ये एक सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी। एक सेनापति के रूप में ही ये राजा की तरह, सुल्तान की तरह कार्य करते रहे थे। ठीक है, सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी। कौन सी? सिपह सलाहकार की उपाधि, सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी, सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी। अब देखिए, कहीं पे नासिरुद्दीन कुबाचा है, कहीं पर यल्दोज है। गजनी का कौन है? यल्दोज है। मुल्तान का कौन है? नासिरुद्दीन है। ये दिल्ली पर हमला ना कर दें, दिल्ली जो है दिल्ली को अपने अधिकार में ना कर ले, इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को बदलकर लाहौर में राजधानी को स्थानांतरित किया था। लाहौर में रहकर वो किस पर नियंत्रण रखेंगे बच्चों? लाहौर में रहकर वो यल्दोज पर और नासिरुद्दीन कुबाचा पर क्या रखेंगे? अपना नियंत्रण स्थापित रखेंगे। इनको जो है इन पर पूरी नजर रखी जाएगी। लाहौर में राजधानी को परिवर्तित करने वाले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना होता है बच्चों? 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक का किसका शासनकाल था? कुतुबुद्दीन ऐबक का
शासनकाल होता है? किसका शासनकाल होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक होता है। ठीक है, देखिए अब 1210 इनका शासनकाल होता है बच्चों। यहाँ 1210 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। 1208 ईस्वी की घटना देखिए। 1208 ईस्वी में क्या होता है? 1208 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो जिनका एक नाम होता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश का एक ठप्पा लगा हुआ होता है, इनके एक ठप्पा लगा हुआ होता है कि ये गुलाम वंश के थे। मोहम्मद गोरी के 3 मुख्य गुलाम थे, नासरुद्दीन, यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ था 1208 में क्या होता है? 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में, और मोहम्मद गयासुद्दीन गोरी जो होते हैं 1208 के अंदर, मोहम्मद गयासुद्दीन गोरी एक फरमान भेजते हैं इनके पास में, और फरमान भेजकर इनको ये बताया जाता है कि अब आप पूरी तरह से दास्ता से आप मुक्त हो गए हो, आपने हमारी जो सेवा की है, आप जो है इतने ईमानदारी के साथ जो आप पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं, और इस तरह की जो गुलाम वंश की जो तुमने इतनी बढ़िया सेवा की है, उस दास्ता से अब आपको मुक्ति प्रदान की जा रही है, आप दास्ता से मुक्त हो गए हो। और कुतुबुद्दीन ऐबक को बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक को अब सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी थी कि आज से तुम हिंदुस्तान के और दिल्ली के क्या हो? बादशाह हो, और दिल्ली के तुम सुल्तान हो। अब जो भी प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जितने भी मुद्दे हैं, अब तुम जो है अपने दिमाग से, अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने शासन को चलाओगे तुम। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना शासन चलाते रहे थे। राजपूताना राज्यों पर भी इन्होंने हमला किया था। कौन से राज्यों पर? राजपूताना राज्यों पर भी इन्होंने हमला किया था बच्चों। और बाद में इनको कहीं सफलता मिली और कहीं सफलता नहीं मिलती है। 1210 की बात है, इनका शासनकाल बहुत छोटा शासनकाल होता है। 1206 से 1210 ईस्वी, 6 से 7, 8, 9, 10, बहुत थोड़े समय का इनके शासनकाल में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है। एक बार की बात है 1210 के अंदर ये क्या होता है कि लाहौर के अंदर एक मैदान होता है बच्चों, जहां ये गेम खेल रहे थे, और उस गेम का नाम होता है पोलो। उस गेम का नाम क्या होता है? पोलो का खेल होता है बच्चों। वो टेनिस की तरह ही एक पोलो का खेल होता है, घोड़े पे सवार होके, और ये मैदान के गोल गोल ये पोलो का एक वो जो टेनिस की गेंद जैसा एक पोलो का गेम होता है, उसको खेल रहे थे। और खेल रहे थे अचानक जो है उनका घोड़ा जो है वो फिसल जाता है, और बहुत तेज और तीव्र गति से वो जो घोड़ा जब गिरता है तो वो भी तीव्र गति से धड़ाम से जब वो मैदान में गिरते हैं, और गिरते ही उनकी क्या होती है? मौत हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो के गेम को खेलने से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। और ये जो है पहले दिल्ली की स्थापना करने वाले पहले जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है बच्चों। अब देखिए, इनको एक उपाधि भी मिली थी, लाख बख्श की उपाधि मिली थी। इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, इनको एक उपाधि मिली थी, और ये उपाधि कौन सी थी? लाख बख्श की उपाधि प्रदान हुई थी, क्योंकि ये बहुत बड़े दानी थे। ये जहां भी जाते थे हीरे मोती चांदी जवाहरात या कंबल गरीबों के लिए कुछ ना कुछ ये दान पुण्य करते रहते थे। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते थे? लाख बख्श कहा जाता था बच्चों। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास चल रहा है बच्चों। मध्यकालीन भारत के इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा है और दूसरा भाग कौन सा है? पहला भाग मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी से शुरुआत होती है। गजनवी से शुरुआत होती है। यहाँ टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आते हैं। आराम शाह के बाद में
इल्तुतमिश आएंगे, इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्ताना आती है, रजिया सुल्ताना के बाद बलवन नासरुद्दीन आएंगे, बलवन आते हैं, क्यूमर्स के बाद आएंगे खिलजी वंश आएगा, जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिजर खान, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर इब्राहिम बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी के बाद फिर मुगल वंश शुरू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में जिस तरह दिल्ली सल्तनत के राजा महाराजा, जिस तरह मैंने अभी आपको दिल्ली सल्तनत में बताए थे, जो इम्पोर्टेंट जो राजा महाराजा हैं, इम्पोर्टेंट बलवन हो गया, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है आपके, और फिर इब्राहिम लोधी है, ये जो दिल्ली सल्तनत के, और उसके बाद मुगल वंश के जो है बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर ये जो है और भी मुगल वंश के बहादुर शाह जफर है, जहांदार है, फरुख शेर है, रबी यह दौरान है, और शाह आलम सेकंड है, अकबर सेकंड है, अंतिम बहादुर शाह है। ये जो मुगल वंश का एक पार्ट अलग होता है, मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट है और एक मुगल वंश का पार्ट है। जो घटनाएं दिल्ली सल्तनत के इतिहास की है, जो घटनाएं प्रांतीय व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वही मुगल वंश के अंदर भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों को देखा जाएगा। वैसे ही यहाँ भी सब चीज़ों को दिल्ली सल्तनत के सभी जो है स्थापत्य कला है, चित्रकला है, स्थापत्य कला, औद्योगिक कला है, सब एक एक पार्ट को देखा जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कह रहे हैं? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार के पास में एक मस्जिद बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। और यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था बच्चों। यहाँ एक मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये भारत की पहली, मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली मस्जिद कहलाती है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली मस्जिद कहलाती है। उसके बाद तो बहुत सारी मस्जिदें बनी थी। मोती मस्जिद का नाम सुना है, जामा मस्जिद का नाम सुना है, सफदरजंग का मकबरा, बहुत सारे स्थापत्य कला और भवनों का निर्माण हुआ है। यहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी वो भारत की पहली, मध्यकालीन भारत के में निर्मित पहली मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कुतुब मीनार के बिल्कुल क्या है? पास में स्थित है। कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में स्थित है। और उसके बाद में आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। क्या बनाया था बच्चों? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या होता है? 2.5 दिन के अंदर ही इसका 2.5 दिन का एक पूरा एक महल बनकर तैयार हो गया था। केवल कितने दिन में? केवल 2 दिन और आधा दिन लगा था, 2.5 दिन लगे थे। ये जो महल है वो 2.5 दिन के अंदर कैसे बना था, किस तरह बनाया था, ये एक चमत्कार के रूप में माना जाता है। 2.5 दिन के अंदर ही एक महल को पूरा महल बना दिया था। तो पहले यहाँ अजमेर के अंदर, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो यहाँ एक अजमेर के राजा का नाम सुना होगा। अजमेर का राजा था विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के एक राजा का नाम सुना है, विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर में अजय राज हुए थे। चौहान वंश के अंदर अजय राज हैं, अर्णोराज हैं। आना सागर का झील का निर्माण करवाया था। अजमेर के अंदर आना सागर भी फेमस है। दादा की वो जो है बाड़ी है, वहाँ पे नसिया जी का सोने चांदी का बना हुआ नसिया जी का मंदिर है।
अजमेर जो है अपने आप में बहुत फेमस है, मुसलमानों के लिए केंद्र माना जाता है, शुरू से ही यहाँ पे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा आधिपत्य रहा था। और यहीं पर आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर और इधर उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर तक का पूरा हिंदुस्तान बच्चों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है, ट्रेनों में जब आप देखते हो ना इतनी धक्का मुक्की होती है, इतने लोग वहां पे चादर चढ़ाने के लिए, ना केवल मुसलमान बल्कि पूरे हिंदू लोग भी वहां पे जाके चादर चढ़ाते हैं। हिंदू लोग भी वहां पर दुआएं मांगते हैं और अपने किस्मत की लकीरों की दुआएं मांगते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है और अजमेर में जो है अजमेर अपने आप में फेमस माना जाता है बच्चों। यही अजमेर मुसलमानों का केंद्र रहा था। इसी अजमेर के अंदर एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। कौन सा 2.5 दिन का एक झोपड़ा बनाया गया था? ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यहाँ अभी मैंने आपको बताया था, अजमेर के एक राजा हुए थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी और वो संस्कृत पाठशाला में विग्रहराज चतुर्थ का एक नाटक था हरि केली नाटक। हरि केली नाटक संस्कृत भाषा में दीवारों पर लिखा हुआ था। हरि केली नाटक जो था वो विग्रहराज चतुर्थ का लिखा हुआ था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को पूरा तोड़वा दिया था। हरि केली नाटक जो दीवार पर लिखी हुई थी उसको भी तोड़ दिया गया था और यहाँ जो है एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। क्या बनाया था बच्चों? यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला मानी जाती है। यहाँ ये पहली चीज हो गई। यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, ये कुतुब मीनार हो गया। अब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में विद्वान लोग भी रहते थे बच्चों। कौन रहते थे? विद्वान लोग भी रहते थे। पहला विद्वान कौन था? हसन निजामी। पहला विद्वान कौन है? हसन निजामी। ये कौन है? हसन निजामी है। ताजुल मासिर इनकी किताब का नाम है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। ताजुल इनकी किताब का नाम है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। हसन निजामी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के विद्वान कहलाते हैं, फारसी इतिहासकार हैं। ये कौन से इतिहासकार हैं? ये फारसी इतिहासकार हैं। और दूसरे विद्वान कौन से? फकरे मुद्दीर। कौन है? फकरे मुद्दीर जो है ये दूसरे फारसी इतिहासकार हैं। कौन से इतिहासकार हैं? दूसरे फारसी इतिहासकार हैं। 2 इतिहासकार हैं यहाँ पे। पहले कौन से हैं? हसन निजामी फारसी इतिहासकार हैं और दूसरा इतिहासकार फकरे मुदीर दूसरा इतिहासकार है। कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास चल रहा है बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक के माना अभी आपको पूरा डिटेल से बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक ये गवर्नर के रूप में कार्य करते रहे थे। मोहम्मद गोरी जो था 1206 में इस दुनिया से चल बसे थे। मोहम्मद गोरी के बाद 3 गुलाम वो छोड़कर चले गए थे। पहला नंबर यल्दोज था, दूसरा नासरुद्दीन कुवाचा था, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था। यल्दोज गजनी का था, नासरुद्दीन कुवाचा मुल्तान के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे, कलमा नहीं पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली में ही अपने प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे थे। सेनापति के रूप में कार्य किया था। प्रारंभिक रूप में सीपे सलाहकार के रूप में ही कार्य कर रहे थे। सीपे सलाहकार की हुई उपाधि धारण की थी। सीपे सलाहकार एक सेनापति को कहा जाता है बच्चों। उपाधि का नाम भी सीपे सलाहकार ही है। इन्होंने राजपूताना पर भी हमला किया था। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इन्होंने नासरुद्दीन कुवाचा को अपनी लड़की दे दी थी और निकाह कर दिया था। यल्दोज लड़की से इन्होंने अपना विवाह किया था। और इसके बाद भी ये देखा जाएगा कि ये इन पे भी इन्होंने नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली से अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर ली थी 1208 के अंदर बच्चों इनको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। ये अब गुलाम नहीं है। अब ये गुलाम नहीं है। अब ये एक सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान बन सकते थे। गुलाम की जो गुलाम की जो पदवी इनको मिली हुई थी उनसे मुक्ति मिल गई थी। और इसके बाद अब आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ रुके नहीं थे, निरंतर संघर्ष करते रहे थे। 1210 में पोलो का गेम खेल रहे थे, लाहौर के मैदान के अंदर धड़ाम से नीचे गिरे थे। मृत्यु हो गई थी इनकी। और मृत्यु हो जाने के बाद में इनका अंतिम संस्कार
किया गया था। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो विशेषता है, इन्होंने जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और जो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। इनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, पहला विद्वान हसन निजामी था और दूसरा विद्वान कौन था? फकरे मुदीर था। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। कुतुब ऐबक का टॉपिक जो है ये 200 शब्दों में है और ये छोटा ही क्वेश्चन है तुम्हारे, और नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।